नमस्कार दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी बड़ी ही भावुक कर देने वाली है। एक बूढ़ा पिता अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा हुआ अपने बेटों के आने का इंतजार कर रहा है कि कब उसके दोनों बेटे आएं, तब उनकी मां का अंतिम संस्कार किया जाए। उस बूढ़े पिता के आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे हैं। बुढ़ापे में एक पत्नी का ही तो सहारा था, जो अब उनको छोड़ करके चली गई। बेटे तो पढ़ लिख कर विदेश में जा कर के बस गए हैं और उधर के ही होकर रह गए। आज अपनी पत्नी की लाश के पास बैठे हुए यह बूढ़ा पिता कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, बल्कि सेना से रिटायर एक कर्नल है। पत्नी की लाश के पास बैठे हुए उनको पूरा एक दिन निकल जाता है, क्योंकि दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। विदेश से आने में थोड़ा समय तो लगेगा, इतना तो कर्नल साहब भी जानते हैं। इसलिए वह अपने बेटों के आने का इंतज़ार करते रहते हैं और सोचते हैं कि कब उनके बेटे आएं, कब उनको ढाढ़स बंधाएंगे, कब अपने बूढ़े बाप को तसल्ली देंगे। आज उनके बूढ़े बाप को अपने बेटों की ज़रूरत है। आस पड़ोस के और कुछ खास रिश्तेदार भी कर्नल साहब के घर में इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं कि कर्नल साहब की पत्नी तो कितने दिनों से बीमार थी और अपने बच्चों को याद किए जा रही थी। कितनी बार गायत्री जी ने अपने बच्चों को फ़ोन किया था कि आ जाओ बेटा, मेरा आखिरी समय चल रहा है, मेरा तुम दोनों को और अपने पोतों बहुओं को देखने का बहुत मन हो रहा है। एक बार जाने से पहले तुम सबसे मिलना चाहती हूँ, तुम सबको गले लगाना चाहती हूँ, यही रट लगा कर रखी थी गायत्री जी ने। और आज तो गायत्री जी भगवान के पास भी चली गई, लेकिन विदेश में बैठे एक भी बेटे के पास इतना समय नहीं था कि वह मौत के झूले में झूल रही अपनी माँ के पास आकर आखिरी वक्त में थोड़ा मिल जाते, थोड़ा उसको तसल्ली दे जाते, तो शायद शांति से अपने शरीर को छोड़ पाती। लेकिन आज मन में अधूरी आस दिए हुए गायत्री जी इस दुनिया से चली जाती हैं। कितनी बार तो कर्नल साहब ने ही फ़ोन किया है कि बेटा, अगर बच्चों के साथ नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम दोनों बेटे तो अपनी माँ से एक बार आकर मिल जाओ। बार बार वह तुमसे मिलने की रट लगाए है कि मेरे बेटे को मेरे पास बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन एक भी बेटा अपनी माँ से उनके आखिरी वक्त में मिलने नहीं आया। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांसें ले रही थी तो मैं उनके पास ही बैठा था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी, तुम दोनों बेटों को बाहों में भरना चाहती थी। तभी बाहर दरवाजे पर कुछ शोरगुल होता है। लोग कानाफूसी करते हैं कि कर्नल साहब का छोटा बेटा विदेश से आ गया है, लेकिन बड़ा बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। कर्नल साहब भी अपने बेटे के आने की खबर सुनकर के चारों तरफ अपनी नज़रों को दौड़ाकर देखने लगते हैं कि मेरे दोनों बेटे आ गए हैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए। और बड़े बेटे का तो फ़र्ज होता है अपने माँ को अग्नि देना, लेकिन यह क्या, सिर्फ छोटा बेटा राहुल ही कर्नल साहब अपने बेटे के पास भागकर जाते हैं और गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ हमें छोड़ करके चली गई, अब मैं अकेला रह गया हूँ, अब इस दुनिया में कैसे अपने आगे की ज़िंदगी को काटूँगा। फिर थोड़ी देर में खुद को संभालते हुए कर्नल साहब अपने छोटे बेटे राहुल से पूछते हैं, बेटा अमन दिखाई नहीं दे रहा, उसकी फ़्लाइट आगे पीछे है क्या? राहुल अपने पिता की बात को सुनकर के चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता है। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद कर्नल साहब फिर से अपने छोटे बेटे राहुल से कहते हैं, बेटा एक बार अमन को फिर से फ़ोन लगाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं आया है। अपने पिता के द्वारा बार बार बड़े बेटे को बुलाने की बात सुनकर के राहुल के मुंह से सच्चाई निकल जाती है। वह कहता है कि पापा, भैया नहीं आएंगे, भैया ने कहा है कि उसके पास समय नहीं है तो वह माँ के मरने पर नहीं आ पाएगा, और भैया ने मुझसे कहा था कि माँ के मरने पर मैं चला जाऊँ और जब पिताजी मरेंगे तो वह खुद आ जाएगा।
अपने बेटे अमन के मुंह से वज्र के समान कठोर अपने बड़े बेटे की बातों को सुनकर कर्नल साहब दंग रह जाते हैं। एक तो पत्नी के जाने का दुख, ऊपर से बेटे का ऐसा व्यवहार कर्नल साहब को अंदर से तोड़ कर रख देता है। कर्नल साहब दीवार को पकड़कर खड़े के खड़े रह जाते हैं। उनको तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि माँ के मरने पर भी उनका बड़ा बेटा नहीं आया। कर्नल साहब सोचने लगते हैं कि मैंने और गायत्री ने कितने लाड प्यार से अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा है, उनके पालनों में कोई कसर नहीं छोड़ी और बच्चे भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। कर्नल साहब चंडीगढ़ की एक पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे हैं। दोनों ही बेटों को उन्होंने खूब लाड़ प्यार से पाला, खूब उन पर पैसा खर्च किया और बेटे भी पढ़ लिख कर विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज पर बैठे हुए हैं। दोनों बेटे अमेरिका में रहते हैं और दोनों ही बेटे पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की नामी गिरामी कॉरपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई है। और संयोग से दोनों ही भाई एक ही देश में रहते हैं, लेकिन दोनों के परिवार अलग अलग रहते हैं, वह दोनों एक साथ नहीं रहते। कर्नल साहब सोचते हैं, जब बच्चे अमेरिका नहीं गए थे, हमारे साथ रहते थे तो हमेशा कहा करते थे, माँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगा, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दूँगा। और वही बेटे जब बड़े हो गए तो भूल गए क्यों उन्होंने अपनी माँ से क्या कहा था। अरे चलो इतना तो सब जानते हैं, नौकरी के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन माँ बाप की तकलीफ़ में भी बच्चे साथ ना दें, यह तो अच्छी बात नहीं। और तो और तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई तब भी नहीं आए। और कर्नल साहब उधर ज़मीन पर बैठे बैठे दुखी हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आसपास के लोग उनको उठाते हैं और सोफे पर बैठा देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आप आंसू मत बहाओ, खुद को तसल्ली दो। लेकिन वृद्ध फौजी ने तो जिद पकड़ ली कि हमारे धर्म में माना जाता है कि बड़ा बेटा ही अपनी माँ को अग्नि देता है, तो जब बड़ा बेटा आएगा तभी मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करूँगा, तब तक मैं अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं होने दूँगा जब तक मेरा बड़ा बेटा नहीं आएगा। इसलिए वह अपने बड़े बेटे को फ़ोन मिलाकर बात करते हैं कि बेटा तुम जल्दी से जल्दी फ़्लाइट लेकर के इंडिया आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार नहीं करूँगा। बेटा अपने बूढ़े बाप की बात को काटते हुए कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं छोटे मोटे कामों के लिए इंडिया आऊँ। राहुल पहुँच गया है, जितने भी रीति रिवाज हैं वह राहुल कर देगा। और मैंने तो उससे कहा भी था कि वह आपको बता दे माँ के समय पर राहुल आ गया है और आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊँगा। कर्नल साहब अपने बेटे से गुस्सा होते हुए कहते हैं, ज़रूरत क्या पड़ेगी, सीधा सीधा बोलना बेटा कि जब मैं मरूँगा तभी आओगे, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो। माँ के मरने को भी तुम दोनों बेटों ने आपस में बांट लिया है। अपने बड़े बेटे की बात उनको बहुत बुरी लगती है। वह मायूस से अपने कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बहुत देर तक मन के द्वंद्व में फंसे रहते हैं, खुद को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। फिर वह अपने बंद कमरे में ही चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखते हैं जो कि इस प्रकार है, प्रिय अमन और राहुल, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत अरमानों के साथ तुम दोनों को पाला पोसा है, दुनिया के हर सुख देने की कोशिश की है, देश दुनिया की बेहतरीन जगह पर तुम्हें शिक्षा प्रदान करवाई है। लेकिन जब तुम्हारी माँ अंतिम सांसें ले रही थी तो मैं उसके पास था। मैं मरते समय तुम दोनों का एक बार चेहरा देखना चाहती थी, तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम दोनों अभी भी उसके लिए वही छोटे से मासूम से अमन और राहुल हो। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए मैं बैठा था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मेरे पास आओ, मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए, अपने पिता को सहारा दो। तुम्हारी माँ की मौत के बाद उनकी लाश के पास बैठकर रोने के लिए तो मैं हूँ, लेकिन मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास बैठकर तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि अब मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े।
इसलिए मैं यह कदम उठा रहा हूँ कि मुझे भी अपने माँ के साथ निपटा कर ही जाओ। मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ साथ मान सम्मान भी दिया है, उसी समाज को मैंने ऐसे 2 असभ्य नागरिक दिए हैं जिन्होंने मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया है। अच्छा हुआ कि हम तुम लोगों के साथ अमेरिका जाकर नहीं रहे, वरना यह सच्चाई तो तभी ही रह जाती। और मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरी नौकरी के समय पर जितने भी मेडल मिले हुए हैं और जितनी भी मेरी नौकरी की फ़ोटो हैं, वह सारी मेरी बटालियन को लौटाई जाए। और घर में जितना भी पैसा है वह घर में काम करने वाले नौकरों में बांट दिया जाए। मेरी जितनी भी जमा पूंजी है वह आधी वृद्ध आश्रम में दे दी जाए और आधी सैनिक कल्याण में दे दी जाए। लास्ट में कर्नल साहब ने लिखा, तुम्हारा पिता। और थोड़ी देर बाद ही कमरे से गोली की आवाज़ आती है। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। दोस्तों, यह क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, इसका दोषी कौन है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक सत्य घटना पर आधारित है। आप इस कहानी के बारे में क्या क्या सोच रखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।